हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर हाउ द ट्रेडर्स बिकेम रूलर्स, सोशल साइंस बुक सेमेस्टर 1 ग्रेड 8 से। द चिल्ड्रन वर एंग्रोस्ड इन रीडिंग द स्टोरी ऑफ टू कैट्स एंड मंकी ड्यूरिंग द रिसेस। इंटरवल के वक्त जो है बच्चे जो कहानी थी दो बिल्लियों और बंदर की उसको पढ़ रहे थे। ऑन रीडिंग दिस स्टोरी जय एंड मिताली वर मेकिंग फन ऑफ ईच अदर। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद जय और मिताली एक दूसरे का मजाक बना रहे थे। Their class teacher who was sitting beside them said, "Children, this too is a policy." अब जो उनकी क्लास टीचर उनके बगल में बैठी हुई थी उन्होंने बोला, बच्चों ये भी एक तरह की नीति है। The third party takes advantage of the quarrel between the two. जो तीसरी पार्टी है वो दो के बीच में अगर झगड़ा हो रहा हो तो वो तीसरी पार्टी फायदा उठा लेती है। The Britishers had expanded their empire in India with such a policy. और ये जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ इंडिया में आए, इन्होंने अपनी जो एम्पायर थी उसे इसी तरह से फैलाया, इसी नीति को अपनाकर। जय आस्क्ड, सर हाउ इज दैट पॉसिबल? तो जय ने पूछा, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? द क्लास टीचर रिप्लाइड, लेट अस गो टू द क्लास एंड देयर आई विल एक्सप्लेन अबाउट हाउ द ब्रिटिश केम टू इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड देयर रूल ओवर द इंडियंस। तो इस पर क्लास टीचर ने कहा कि चलो क्लास में चलते हैं, वहां मैं बताता हूँ कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में आए और कैसे उन्होंने इंडियंस के ऊपर रूल करना शुरू किया। बाय द मिड ऑफ द 18th century, the British had started to emerge as a strong power on the Indian political horizon. 18th century के मिड में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अब अपनी पावर जो है उसको और बढ़ा चुके थे, काफी ज्यादा ताकतवर प्रूफ हो रहे थे, खास तौर से इंडियन पॉलिटिकल उसमें देखा जाए तो ब्रिटिशर्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे। डू यू नो दैट द ब्रिटिश केम टू इंडिया ओनली फॉर ट्रेड? यहाँ पर वो हमारे यहाँ खाली सिर्फ बिजनेस करने आए थे। इनिशियली दे टुक परमिशन टू ट्रेड इन इंडियन स्टेट्स। शुरू में जो है उन्होंने सिर्फ बिजनेस की ही परमिशन मांगी थी कि हम जो इंडियन स्टेट्स हैं उसमें बिजनेस करना चाहते हैं। देन हाउ डिड दे बिकम द रूलर्स ऑफ एंटायर इंडिया? तो फिर बाद में वो एकदम से पूरे इंडिया पे उन्होंने रूल कैसे करना शुरू कर दिया? The history of the British rule arouses many such questions. तो एक तरह से ये जो ब्रिटिश रूल रहा इसका इतिहास बहुत सारे सवाल खड़े करता है। To serve their economic interests, they increased their political hold on India with the use of British diplomatic tactics. अपने को आर्थिक तौर पे फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या किया, इंडिया में अपना पॉलिटिकल होल्ड बढ़ाना शुरू कर दिया और खास तौर से उन्होंने जिस तरह से ब्रिटिश की डिप्लोमेटिक नीतियां होती हैं, टैक्टिक्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, उनको अपनाया। Wellesley policy of expansion. When Wellesley came to India as the Governor General, cutthroat competition existed between England and France. जब वेलेस्ली इंडिया आए गवर्नर जनरल के तौर पे, उस टाइम पे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में बहुत तगड़ा कंपटीशन चल रहा था। It was necessary to check France from becoming powerful in India, so as to expand the British rule in India. Wellesley introduces a new plan which is known as subsidiary alliance. बहुत जरूरी था कि फ्रांस जो है जो अपनी ताकत इंडिया में बढ़ाता जा रहा था उसे रोका जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनका रूल जो है ज्यादा फैले। और इसी वजह से जो वेलेस्ले थे उन्होंने एक नया प्लान इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था सब्सिडायरी अलायंस। एज पर द स्कीम, एनी प्रिंसली स्टेट दैट एक्सेप्टेड द अलायंस had to keep and maintain the British army as well as keep a British representative in the royal court. और इनकी जो स्कीम थी उसके अनुसार क्या था, कोई भी जो शाही स्टेट है अगर वो उनकी अलायंस को मंजूर करता है तो सबसे पहले तो उसे जो ब्रिटिश आर्मी है उसे अपने यहाँ रखना होगा, मेंटेन करना होगा और साथ ही साथ एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव को रॉयल कोर्ट में भी रखना होगा। दिस वे द ब्रिटिश मेंटेन देयर आर्मी विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। अब इससे क्या था कि ब्रिटिशर्स जो है अपनी आर्मी को आराम से मेंटेन कर सकते थे बिना किसी खर्च के। However, the princely states were not allowed to utilize the army at their own will. पर ये जो स्टेट्स हैं जो उनकी आर्मी को रखेंगे वो उस आर्मी का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कहीं नहीं कर सकते। दिस सिस्टम विच मेड मेनी फील सिक्योर इन द बिगनिंग मेड देम फील एंस्लेव्ड एंड थ्रेटेंड। शुरू में तो बहुत से लोगों ने जिसको एक्सेप्ट किया उनको तो लगा कि हाँ हम काफी सुरक्षित हो गए, लेकिन बाद में उन्हें ऐसा फील होने लगा कि जैसे हमें बाई चांस जैसे एक हो गया है कि बंधवा दिया, इन्होंने कब्जा कर लिया है हम पे, और एक तरह से डर भी लगने लग गया उन्हें। सब्सिडायरी अलायंस एक्टेड लाइक अ स्लो पॉइजन फॉर द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब ये जो सब्सिडायरी अलायंस था एक तरह से ये स्लो पॉइजन का काम कर रहा था जो भी शाही स्टेट्स थे इंडिया के उनके लिए। द इंडियन स्टेट्स दैट बिकम्स द विक्टिम्स ऑफ द सब्सिडायरी अलायंस वो हैदराबाद, मैसूर, अयोध्या, जोधपुर, गायकवाड्स ऑफ वडोदरा, पेशवास ऑफ पुणे एंड सिंधियास ऑफ ग्वालियर। तो इतने सारे जो इंडियन स्टेट्स थे
सबके सब जो हैं इस सब्सिडायरी अलायंस के विक्टिम बने, यानी सबके सब जो हैं उनको अलायंस एक्सेप्ट करना पड़ा। उनकी जो आर्मी थी वो अपने पास रखी उन्होंने, और उनका एक जो रिप्रेजेंटेटिव था वो उनके रॉयल कोर्ट में भी मौजूद था। निजाम ऑफ हैदराबाद वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ वेलेस्ले सब्सिडायरी अलायंस। सबसे पहले जो विक्टिम बने वेलेस्ले सब्सिडायरी अलायंस के वो बने निजाम हैदराबाद के। देन इट वाज मैसूर एंड अयोध्या। उसके बाद मैसूर की बारी आई और फिर अयोध्या की। तंजौर एंड कर्नाटका मेट द सेम फेट। इनके साथ भी यही हुआ, तंजौर और कर्नाटका के। द ब्रिटिश मेड द मराठास फाइट अमंग देमसेल्व्स एंड कॉन्सिक्वेंटली मेड देम एक्सेप्ट द सब्सिडायरी अलायंस। ब्रिटिशर्स ने क्या चाल चली कि मराठास को जो था आपस में ही लड़ा दिया, और फिर उसके बाद उनको इस तरह से करा कि तुम्हें अब जो है सब्सिडायरी अलायंस को मानना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। Owing to the losses incurred by the Nizam in his fight with Marathas, he was the first to accept this alliance. क्योंकि निजाम जो है मराठास के साथ जो लड़ाई हुई उसमें जो उनका भारी नुकसान हुआ, तो पहले वो बने जिन्होंने जो है इस अलायंस को एक्सेप्ट किया। Tipu Sultan of Mysore refused to do so, but after the British victory in the Fourth Anglo-Mysore War, Mysore was forced to become a subsidiary state. पहले जो टीपू सुल्तान थे मैसूर के, उन्होंने ये करने से मना कर दिया, लेकिन जब ब्रिटिशर्स जो हैं वो जीत गए, जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, उसमें फिर मैसूर को मजबूरी में इस सब्सिडायरी स्टेट के तौर पे एक्सेप्ट करना पड़ा। मराठा चीफ फॉट अमंग देमसेल्व्स आफ्टर द डेथ ऑफ नाना फडणवीस। नाना फडणवीस की डेथ के बाद जो मराठा चीफ थे वो आपस में ही लड़ने लग गए। वन बाय वन ऑल द मराठा स्टेट्स बिकम द विक्टिम ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश। तो एक एक करके सारे के सारे जो मराठा स्टेट्स थे वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे ब्रिटिश की, जैसे कहना चाहिए, भेंट चढ़ गए। द अदर स्टेट्स नेमली अयोध्या, गोरखपुर, तंजौर, कर्नाटका, फरुखाबाद ऑल्सो सफर्ड द सेम फेट। यही जो हाल था वो और बाकी स्टेट्स का भी हुआ। इन दिस वे विद इन अ स्पैन ऑफ 7 years वेलेस्ले एक्सपेंडेड द कंपनी रूल एंड मेड द ब्रिटिश द सुप्रीम पावर इन इंडिया। तो ये जो 7 साल का टाइम पीरियड था, इसमें वेलेस्ले ने जो है कंपनी रूल खूब ज्यादा बढ़ा दिया इंडिया के अंदर, और ब्रिटिशर्स जो हैं वो सुप्रीम पावर बन गए इंडिया में। एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया आफ्टर फाइनलाइजिंग द सब्सिडायरी अलायंस ट्रीटीज विद मैसूर, निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा चीफटेन्स, द ब्रिटिश मूव टुवर्ड्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब जब सब्सिडायरी अलायंस ट्रीटीज जो थी उन्होंने मैसूर, निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा चीफटेन्स के साथ कर ली, फिर ब्रिटिशर्स जो है अब नॉर्थन जो पार्ट था इंडिया का वहां मूव करने लग गए। They entered into the treaty of friendship with Nepal, sensing a threat from it. उन्होंने जो है एक संधि जो है वो कर ली नेपाल के साथ, क्योंकि उन्हें जो है नेपाल से थोड़ा सा डर था। They fought many battles to secure the frontiers. बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी ताकि अपनी जो बाउंड्रीज है उनको सुरक्षित किया जा सके। Friendly relations with the Sikh king Maharaja Ranjit Singh helped them to win the battle with the Afghans and establish their rule in the Sindh. अब क्योंकि महाराजा रंजीत जो कि एक सिख राजा थे, उनके साथ इनके फ्रेंडली रिलेशंस थे, जिसकी वजह से इनको काफी मदद मिली अफगान के साथ लड़ाई जीतने में, और फिर उन्होंने अपना जो रूल था वो सिंध में भी स्टैब्लिश कर दिया। द ब्रिटिश हैड एन एम्बिशन टू कैप्चर द सिख किंगडम व्हिच वाज अ वेरी पावरफुल किंगडम, बट दे कुड नॉट डू सो एज लॉन्ग एज द महाराजा रंजीत सिंह वाज अलाइव। ब्रिटिशर्स की बहुत ज्यादा चाहत थी कि किसी तरह से वो सिख किंगडम पे भी अपना कब्जा कर ले, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल किंगडम था, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे उतना तब तक पॉसिबल नहीं हो पाया। सो दे केप्ट फ्रेंडली रिलेशंस विद महाराजा रंजीत सिंह, और इसी वजह से उन्होंने जो है महाराजा रंजीत सिंह के साथ अपने जो रिलेशंस थे वो फ्रेंडली रखे। रंजीत सिंह वाज अ स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दैट टाइम। अपने आप में काफी ताकतवर राजा थे रंजीत सिंह। He had set up a strong army with the help of European officers for the protection of his state. इन्होंने यूरोपियन ऑफिसर्स के साथ मिलकर एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग सेना तैयार करी थी ताकि उनका स्टेट जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। He had attained victories over many nearby states. आसपास के स्टेट्स पे इन्होंने जीत भी काफी हासिल करी थी। After his death, Punjab suffered anarchy. Governor General Sir Henry Hardinge came to India and brought the Sikh rule completely under the British rule with the policy of interference and annexation. पर जब राजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई उसके बाद तो जैसे पंजाब के ऊपर एक तरह से मुसीबत आ गई। गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग जो है वो इंडिया आए और उन्होंने पूरा सिख रूल जो था वो सीधे सीधे ब्रिटिश रूल के अंडर कर दिया, और उसके लिए उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई थी वो एक दखल देने वाली थी और कब्जा करने वाली।